जब हम विरासत या हेरिटेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, शानदार महल, पुराने स्मारक, है ना? लेकिन भारत की असली विरासत सिर्फ इन इमारतों में नहीं है। नहीं, ये तो उसकी सांस लेती परंपराओं में बसती है। ये वो कलाएं, ज्ञान और अनुष्ठान हैं जो सदियों से जिंदा हैं और आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। ये किसी म्यूजियम में रखी पुरानी चीजें नहीं हैं। नहीं, ये आज का सच है। ये वो जिंदा एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हमारी पीढ़ियों ने सहेजा है और जो आज भी भारत के अलग अलग कोनों में मनाई जाती हैं, जी जाती हैं। तो चलिए इसी जिंदा इतिहास की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, इसी चीज को एक खास नाम दिया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मतलब ये वो विरासत है जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। ये त्योहारों के शोर में है, पारंपरिक संगीत की धुन में है, कारीगरों के हुनर में जिंदा है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये सांस लेती विरासत आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे बचाने की जरूरत ही क्यों है। भारत के कुछ कमाल के उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि कैसे समुदाय इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये परंपराएं जिंदा हैं और जैसा हमने कहा लगातार बदल भी रही हैं, तो फिर उन्हें बचाने की, उन्हें सेफगार्ड करने की ज़रूरत ही क्या है? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, किसी चीज़ का जिंदा होना ये गारंटी नहीं देता कि उस पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि आज के दौर में इन परंपराओं को कई बहुत ही गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से एक जैसी संस्कृति का दबाव इतना बढ़ रहा है कि लोकल कलाएं अपनी पहचान खो रही हैं। दूसरी तरफ युवा पीढ़ी है, वो अक्सर इन पारंपरिक कामों को सीखने के बजाय दूसरे करियर चुन रही है। और जब इन कलाओं का कमर्शलाइजेशन होता है ना, तो अक्सर उनकी जो असली आत्मा होती है, जो ऑथेंटिसिटी होती है, वो कहीं खो जाती है। तो इन्हीं खतरों को देखते हुए दुनिया भर के देश साथ आए और साल 2003 में यूनेस्को ने इन अमूर्त विरासतों को बचाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कन्वेंशन को अपनाया। ये एक तरह से इन अनमोल परंपराओं की सुरक्षा के लिए एक ग्लोबल वादा था। अब इस कन्वेंशन का मकसद सिर्फ इन परंपराओं को बचाना नहीं था, बल्कि इसका एक बड़ा लक्ष्य उन समुदायों का सम्मान करना भी है जो इन्हें जिंदा रखते हैं। साथ ही हर लेवल पर जागरूकता बढ़ाना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ताकि ये कल्चरल एक्सप्रेशंस भविष्य में भी फलते फूलते रहें। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। यूनेस्को इन विरासतों को अलग-अलग डोमेन्स या श्रेणियों में बांटता है। तो हम भारत की कुछ शानदार अमूर्त विरासतों के जरिए इन डोमेन्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला डोमेन है मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां। सीधी सी बात है, इसमें वो सारा ज्ञान आता है जो किताबों में नहीं, बल्कि जुबान से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। फिर चाहे वो कहानियों के रूप में हो, लोकगीतों के या फिर मंत्रों के। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। जरा सोचकर देखिए, 3,500 साल से भी ज्यादा पुराना ज्ञान, और ये बिना किसी किताब के, सिर्फ गुरुओं द्वारा शिष्यों को सुनाकर और रटाकर आज तक जिंदा है। ये इंसानी याददाश्त और मौखिक परंपरा की एक अद्भुत, इनक्रेडिबल शक्ति का सबूत है। लेकिन ये स्लाइड एक बहुत चिंताजनक हकीकत भी हमारे सामने रखती है। एक वक्त था जब वैदिक पाठ की 1000 से भी ज्यादा शाखाएं थीं। आज कितनी बची हैं? सिर्फ 13। ये आंकड़ा चीख चीख कर कहता है कि इन अमूल्य परंपराओं को बचाना कितना जरूरी और कितना अर्जेंट है। अगला डोमेन है प्रदर्शन कला और सामाजिक अनुष्ठान। इसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा और वो सभी रीति रिवाज आते हैं जो एक कम्युनिटी को एक साथ लाते हैं और उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। जैसे केरल का मुदियट्टू। अब ये सिर्फ एक डांस ड्रामा नहीं है, नहीं, ये एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें पूरा का पूरा गांव हिस्सा लेता है। इसमें देवी की कहानी के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। ये कला, आस्था और समुदाय का एक कमाल का संगम है जो फसल के मौसम से भी जुड़ा है। और अब तीसरा डोमेन जिसे हम देखेंगे, पारंपरिक शिल्प कौशल। ये उन पीढ़ियों के ज्ञान और हुनर के बारे में है जो हाथ से चीजें बनाने की कला में छिपा है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, कपड़े हो या फिर धातु का काम हो।
पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों का पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ये सिर्फ बर्तन बनाना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है। इस शिल्प में धातुओं का पारंपरिक ज्ञान है, उसे हाथ से बनाने की खास तकनीक है और एक पूरा सामाजिक ढांचा भी इसके इर्द गिर्द बुना हुआ है। लेकिन आज मशीन से बने सस्ते स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों के कारण ये कला खतरे में है। तो इन सब उदाहरणों को देखकर एक सवाल मन में आता है कि भाई आखिर ये परंपराएं इतनी चुनौतियों के बावजूद आज तक जिंदा कैसे हैं? और इसका जवाब बहुत सीधा है, अपने समुदायों की वजह से। इन परंपराओं को जिंदा रखने का जो सबसे शक्तिशाली तरीका है वो है हमारी गुरु शिष्य परंपरा। और ये सिर्फ एक क्लासरूम में पढ़ाने जैसा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जिसमें गुरु अपने शिष्य को सिर्फ हुनर ही नहीं सिखाता, बल्कि उस कला के पीछे का फिलॉसफी, उसकी आत्मा और अपनी पूरी विरासत सौंपता है। इस तस्वीर में कुटियाट्टम का प्रदर्शन हो रहा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित थिएटर परंपराओं में से एक मानी जाती है। और पता है, एक कलाकार को मंच पर परफॉर्म करने लायक बनने के लिए अपने गुरु के साथ 10 से 15 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यही समर्पण, यही साधना गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति और गहराई को दिखाती है। तो ये सब मिलकर भारत की विरासत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी म्यूजियम में रखी हुई धूल खाती तस्वीर नहीं, बल्कि एक जिंदा और लगातार बदलती हुई एक इवॉल्विंग पेंटिंग की तरह है। हाल ही में दिवाली के शामिल होने की घोषणा के साथ अब भारत के 16 सांस्कृतिक तत्व यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा बन चुके हैं। और ये नंबर दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को ग्लोबल लेवल पर कितनी पहचान और सराहना मिल रही है। ये टाइमलाइन भारत की इस यात्रा के कुछ अहम पड़ावों को दिखाती है। 2008 में वैदिक मंत्रोच्चार से इसकी शुरुआत हुई और अब 2025 में दीपावली तक ये सूची लगातार बढ़ रही है। ये भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी और उसकी गहराई को दिखाती है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये परंपराएं सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज हमारे समाज को जोड़ने वाली, हमें पहचान देने वाली और एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी का एहसास कराने वाली जिंदा और कंटेम्पररी एक्सप्रेशंस हैं। ये हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और हमारी जड़ें कहाँ हैं। और अंत में एक जरूरी सवाल, हम जानते हैं कि समय के साथ हर परंपरा में बदलाव आता ही है, ये स्वाभाविक है। तो ऐसे में किसी परंपरा की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने और आधुनिक जीवन की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।